गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो सर हम लोग PYQ डिस्कशंस कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश जीके का। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 16 क्वेश्चन तक सर पिछली क्लास में कर लिया था, उसके आगे आज कंटिन्यू करना है। ठीक है ना? तो पहले ही देख लेते हैं पिछले जो 16 क्वेश्चन हमने करे थे, वहां उन वो कहाँ तक आपको समझ में आए हैं। अच्छा, एक चीज और, जितनी भी क्लासेस हो चुकी है ना, सबकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई है। ठीक है ना? तो ये जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2, दो लेक्चर हो चुके हैं अभी तक अरुणाचल प्रदेश जीके के, वो आपका यूट्यूब में उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एक बार पिछले क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो आप पहले कर चुके हैं। नामदफा नेशनल पार्क, सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन अभी 2023 में। नामदफा नेशनल पार्क इज अ डैश टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व, हॉर्नबिल रिजर्व। बताइए क्या था सर इसका आंसर? बिल्कुल, ये क्या है सर आपका? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 देखा था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली। फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली कौन थे? नोकमे नमाती। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट स्पीकर वाले क्वेश्चन में एक 1972 से लेकर 1987 तक की हिस्ट्री डिस्कस की थी, या मेनली कह लो 1978 तक की हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने देखा था सर 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बना था? यूनियन टेरिटरी बना था। नाम दफा फोर्थ लार्जेस्ट है या फिफ्थ लार्जेस्ट? अरुणाचल में पूछ रहे हैं या ओवरऑल इंडिया में पूछ रहे हैं आप? अरुणाचल में तो देखो दो ही है आपका, नामदफा और मॉलिंग। तो 1972 यूनियन टेरिटरी बना था, और यूनियन टेरिटरी बनने के साथ साथ आपका एक प्रदेश काउंसिल क्रिएट किया गया था, ठीक है, एडवाइस देने के लिए। फिर उसके बाद 1975 में आप देखोगे, एरिया मुझे कंपेयर करके देखना पड़ेगा फोर्थ है कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग डेटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम उसका एरिया एक बार देखेंगे, एज पर द एरिया जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो वो एरिया कंपेयर करके फिर मैं देखूंगा। ठीक है, कहाँ पर थे? हाँ। तो 1975 1972 यूनियन टेरिटरी बना, प्रदेश काउंसिल बना। 1975 में जो प्रदेश काउंसिल था वो बन गया लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रदेश काउंसिल में कौन होते थे? काउंसलर होते थे। और यूनियन टेरिटरी को हेड कौन करता था? चीफ कमिश्नर, या कहीं कहीं पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, चीफ कमिश्नर या फिर कह लो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो चीफ कमिश्नर थे, और साथ ही साथ काउंसलर और उनके हेड चीफ काउंसलर हुआ करते थे। फिर वही प्रदेश काउंसिल कन्वर्ट हो जाती 1975 में लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, 1975 में क्या बन गई? लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो चीफ काउंसलर थे वो बन गए चीफ मिनिस्टर, और जो काउंसलर थे वो बन गए आपका मिनिस्टर। उसके बाद 1978 में आपका पहली बार इलेक्शन देखने को मिले थे। ठीक है, 1978 में पहली बार आप देखोगे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारी पूरी कहानी आपका 1972 से लेकर 1978 तक की हमने डिस्कस की थी। तो जब इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के बाद प्रॉपरली आपका जो फर्स्ट स्पीकर बने थे वो थे नोकमे नमाती। पहले तो टेम्परेरी स्पीकर कौन थे जब सेशन स्टार्ट हुआ था? गोरा परतिन। और परमानेंट स्पीकर जो आपका बने थे नोकमे नमाती, और डेप्यूटी स्पीकर बने थे पादी युब्बू जी। ठीक है, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। और पहला सेशन किस दिन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश की असेंबली का? 18 अगस्त 1975। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणाचल के कौन बन रहे हैं? के ए राजा। ठीक है, तो पहले यूटी से, जब यूटी में पहले प्रदेश काउंसिल होती थी, प्रदेश काउंसिल को बदला लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो प्रदेश काउंसिल और यूटी, इसके जो हेड थे वो थे पहले चीफ कमिश्नर, वही चीफ कमिश्नर क्या बन जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, अभी जो इस साल हुआ था। दिबांग रिवर ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज, सेकंड लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट या फिर फोर्थ लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। हाँ जी सर। कौन सा है सर? तुक्का लगा रहे हैं? तुक्का नहीं लगना चाहिए सर, इतना तो हमें अपना अरुणाचल जी के मजबूत होना चाहिए। दिबांग रिवर ब्रिज, ठीक है, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट। दिबांग रिवर ब्रिज इज द सेकंड लॉन्गेस्ट। ये आपका जो ट्विटर हैंडल है माई जीओवी अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल जी के मजबूत करना है, अरुणाचल के करंट अफेयर्स मजबूत मजबूत करना है ना, तो इस तरह के जो फेसबुक पेज होते हैं माई जीओवी अरुणाचल प्रदेश, आपके जो सीएम होते हैं उनका फेसबुक पेज, ये दो तीन चीजें आप फॉलो करते रहा करो, है ना। तो जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वहीं से आ जाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट भी पूछेगा, फर्स्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए। फर्स्ट धोला सादिया है, उसके बारे में भी आके बात करेंगे। इसकी लेंथ कितनी? इट इज 6.2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? दिबांग रिवर ब्रिज, तो ये लोअर दिबांग वैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? यू विल सी इट इन लोअर दिबांग वैली। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट देश इन अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल में आपका जो जीके क्वेश्चन पूछता है उसमें जनरली हर साल हर एग्जाम में कोई ना कोई एक लोकेशन पूछ लेता है वो, ठीक है ना। जनरल इंग्लिश का एक्चुअली सर के पास अभी टाइम का प्रॉब्लम हो पा रहा है ना, हो रहा है, इसलिए जनरल इंग्लिश का क्लास हो नहीं पा रहा है। मैं बात करता हूँ उसका कुछ रिवीजन के लिए। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट दिस इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आलो, जीरो, पासीघाट। बताइए सर। हाँ तो ये तो सर सिंपल है, आप लोग अगर गए होंगे तो बता देंगे। कहाँ पर लोकेटेड है? ईटानगर, आलो, जीरो या फिर पासीघाट। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इसका क्या है? पासीघाट। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल, यहाँ से ये एफिलिएटेड है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन पासीघाट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, कोई भी एक यूनिवर्सिटी, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक लोकेशन, वो पूछता रहता है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली हर साल एक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लैजेड स्टेट? मेजिंग जी, मैं मेरा ईटानगर और नाहरलगुन के अलावा तीसरी जगह कहीं जाना हो नहीं पाया, उतना कभी टाइम मिल नहीं पाया वहां पर, जब भी रहे तो बिजी रहे, तो इस चक्कर में कहीं जा नहीं पाए। तो फुल फ्लैजेड स्टे, ये तो सर सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बता ही देंगे। करेक्ट आंसर इज 1987। अच्छा, इससे रिलेटेड ये बातें ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सी थी? 56 अमेंडमेंट, 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986। इस अमेंडमेंट के थ्रू अरुणाचल को फुल स्टेटहुड मिला था। इस अमेंडमेंट से एक आर्टिकल ऐड हुआ था, आर्टिकल 371H। ठीक है, आर्टिकल 371H ऐड हुआ था और अरुणाचल बना था 24th स्टेट। जब अरुणाचल बना था तो इट वाज द 24th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। आर्टिकल 371H
ऐड हुआ था, जो अरुणाचल के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करता है। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट से? 55th अमेंडमेंट 1986। उसी के बाद जो आपका ये ऑर्डर, ये अमेंडमेंट पास हो गया, उसके बाद फाइनली जो ये इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है 20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बिकेम द फुल स्टेट। तो तब से अरुणाचल डे नाम से भी इसको सेलिब्रेट करने लगे हम लोग, फुल स्टेटहुड डे। ठीक है, ये आसान सवाल मैंने थोड़ी ना बनाए हैं, आपका बोर्ड ने बनाए हैं, और बोर्ड आसान बना रहा है तो टफ भी तो बना रहा है। तो दोनों ही चीजें देखिए आप, वो बोर्ड भी क्या करे, मतलब आसान बनाए तो दिक्कत, टफ बनाए तो दिक्कत। तो 55th अमेंडमेंट 1986, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, अमेंडमेंट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, मेहाउ लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल। अब देखो ये क्वेश्चन किसके चल रहा है, ये चल रहा है सर आपका फायरमैन मिनरल गार्ड। इससे पहले हम लोगों ने अभी जो CHSL हुआ उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फिर जो इस साल CGL हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रिवर्स में चल रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये किसके स्टार्ट हो गए? फायरमैन मिनरल गार्ड, अभी जो 2023 में हुआ था। ठीक है, फायरमैन मिनरल गार्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड आ गया है। हर साल हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन वो लोकेशन बेस्ड पूछ लेता है। तो मेहाउ लेक कहाँ पर सिचुएटेड है सर? हाँ जी बताइए सर, करेक्ट आंसर मेहाउ लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसको कैसा कहेंगे आप लोग, ये आसान है आपके लिए कि टफ है? मेहाउ लेक भी सर आपको लोअर दिबांग वैली में देखने को मिलेगा, मेहाउ लेक भी आपको लोअर दिबांग वैली में देखने को मिलता है। लोअर दिबांग वैली सर कहां पर है? लोकेशन एक बार आप देख लो। देखो यहाँ पर दिबांग रिवर की वजह से ये एरिया दिबांग वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा दिबांग वैली हुआ करता था। पहले तो ये सारा एरिया किसके अंदर आता था? लोहित के अंदर आता था। ठीक है, लोहित के अंदर आता था। फिर धीरे धीरे आप देखोगे लोहित से दिबांग वैली अलग हुआ, ये लोहित है, ये दिबांग वैली हुआ। ठीक है, तो लोहित और दिबांग वैली का डिवीजन 1980 में होता है। तो यहां से दो डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, एक लोहित और एक दिबांग वैली। फिर आगे जाके 2001 में ये दिबांग वैली का भी बाइफर्केशन होता है। दिबांग वैली में आपका ये ऊपर वाला कहलाएगा दिबांग वैली, या जनरली अपर दिबांग वैली भी कह देते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं लोअर दिबांग वैली। ठीक है, लोअर दिबांग वैली की कैपिटल क्या है? रोइंग। अच्छा, लोअर दिबांग वैली से मैंने नोटिस किया कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो लोहित, लोहित के दो पार्ट हुए, लोहित दिबांग वैली, और दिबांग वैली बाइफरकेट हुआ दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली में इन 2001। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट बनी हुई है, जैसे लोअर दिबांग वैली की भी वेबसाइट बनी हुई है बाय द नेम rowing.nic.in। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट की इस तरह से वेबसाइट है, आपको आराम से मिल जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना और लिख देना डिस्ट्रिक्ट, जैसे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर आपको ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर आप चले जाओगे। उस वेबसाइट पे जाने के बाद दो टैब होते हैं, एक हिस्ट्री वाला और एक टूरिज्म वाला। टूरिज्म में एक टैब है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जितना अगर आपको फ्री टाइम मिले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जाके जरूर देख लेना। ठीक है, खासतौर से LDB का, इसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करेंगे टूरिज्म वाले सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट ये टूरिज्म वाला सेक्शन है, इसमें एक सेक्शन मिलेगा प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये जाके जरूर एक बार देख लेना अगर टाइम मिले तो। उससे है क्या, कई क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है उसी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट से बन रहे हैं, मतलब वहां पर जो जो प्लेसेस मेंशन्ड है वेबसाइट में वही प्लेस उठा के एग्जाम में पूछ ले रहा है कि बताओ ये जो लोकेशन का है, ये लोकेशन का है। तो आप लोग तो ऑलरेडी आप ही का स्टेट है, तो मेजोरिटी चीजें आपको खुद पता होंगी, बट जो नहीं पता है उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो टाइम मिलने से ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। This festival of Arunachal Pradesh is organized in the villages with the aim of providing supernatural protection to the crops
sown so as to have good harvest। ठीक है। अरुणाचल में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका पर्पस क्या होता है, जो क्रॉप्स है उन्हें सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उस फेस्टिवल का नाम क्या है बताइए सर। ये अभी फायरमैन में ये इसी साल के पेपर है सर। ठीक है, ये सर बहुत पुराने नहीं है, ये इसी साल के पेपर हैं। करेक्ट आंसर क्या है, चोइकोर फेस्टिवल। ठीक है, चोइकोर फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये आपका जो मोनपा और शेरदुपेन ट्राइब जो है वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट में मेनली आप देखोगे ये ट्राइब्स आपका ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं। तो यहाँ पर मोनेस्ट्री से प्रीस्ट को या मॉन्क्स को बुलाया जाता है जो होली बुक्स को रिसाइट करते हैं, और उनका मानना ये रहता है कि उस रेसिटेशन से वो क्रॉप्स को सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ट्राइब्स के भी नाम बता दिए, मोनपा ट्राइब और शेरतुपेन ट्राइब। अच्छा पिंकी, ये आप ही के डिस्ट्रिक्ट का है? अरे तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये अच्छी बात है, देखो अरुणाचल जी के आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग भले एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जिस कल्चर में पैदा होते हैं, जिस कल्चर के पार्ट होते हैं, है ना, जिस सोसाइटी के पार्ट होते हैं, सबसे जरूरी चीज होती है पहले उसके बारे में पढ़ना, है ना। पता चला चांद तारे आपने पढ़ लिया, बगल में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, तो वो भी जरूरी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। For the first time, President's rule was imposed on Arunachal Pradesh in। देखो ये इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हमारे पीडीएफ में कवर थे। ये सब जो पूछ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में करवा चुका था कई सारे इसमें से क्वेश्चन। जैसे ये वाला ले लो, प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहाँ लिखा था, मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी, 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा और कब कब लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, देखो इतना तो पता है सर, 1972 में यूनियन टेरिटरी बनी, 1975 में लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, और 1978 में पहले इलेक्शन होते हैं। और सीएम कौन बनते हैं सर 1978 में, पीके थुंगोन जी बिकेम द सीएम। वो 1975 में ही जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी तो पीके थुंगोन जी बिकेम द सीएम। 1978 में प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं आपका अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन हाँ 1979 में जो सरकार होती है वो गिर जाती है। या आप देखोगे 1979 में जो अरुणाचल के सीएम थे वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, और वो जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनको सजेस्ट करेंगे कि दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाए। तो वही 1979 का दौर था सर। ठीक है, तो 1979 में चूंकि सीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है और कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो मेजोरिटी फॉर्म कर पाए, तो चूंकि मेजोरिटी नहीं है किसी के पास, तो क्या लग जाएगा सर, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, एनएस रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। ये लगा था सर आपका 3 नवंबर 1979 से 18 जनवरी 1980। फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाए गए, उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट बन गई, नए सीएम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सीएम की पूरी लिस्ट है, प्रेसिडेंट की पूरी लिस्ट है, गवर्नर्स की जो पूरी लिस्ट है, वो ऑलरेडी मैंने जो अरुणाचल जीके का पीडीएफ है उसमें प्रोवाइड कर रखी है। और जितने भी फ्री ग्रुप है सब पे मैंने अरुणाचल की पीडीएफ शेयर भी कर दी है। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके, किसी को नहीं मिली हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642 पर, अगर पीडीएफ ना मिल रही हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, सीएम लिस्ट, प्रेसिडेंट लिस्ट, गवर्नर लिस्ट सब प्रोवाइड किया गया है। तो प्रेसिडेंट रूल 2 बार लगा है, एक बार 1979 में लगा था, एक बार 2016 में लगा है। ठीक है, उसके बाद अभी तक नहीं लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए सर, ये भी फायरमैन मिनरल गार्ड वाला जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। This is the oldest archaeological site of Arunachal Pradesh.
भालुकपोंग पक्का। देखो इसमें कुछ बुक्स हैं जो भालुकपोंग बोलती हैं, लेकिन वो आंसर गलत है। भालुकपोंग से भी पुरानी एक जगह है बीसमार्क नगर। बीसमार्क नगर एलडीबी में मिल जाएगा, नियरली 30 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग। ठीक है, बीसमार्क नगर ध्यान रखिएगा ये। और ये आंसर जब आया था, ठीक है, जब ये पेपर आया था तो कई वेबसाइट्स ने भालुकपोंग दिया था, लेकिन तब भी मैंने भीष्माक नगर मेंशन किया था। ठीक है, और दूसरी चीज ये, क्योंकि ये आपका इट इज डेटेड टू 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी यानी 700 से 1100 का ड्यूरेशन। ठीक है, 700 से 800 एडी का जो ड्यूरेशन है उसमें। और ये आंसर आपका एपीएसएसबी की ऑफिशियल आंसर की में भी है। ठीक है, तो किसी को डाउट लगे तो चेक कर लेना। ये एपीएसएसबी की ऑफिशियल की में भी यही आंसर है, तो इसी को ठीक मांगेंगे। ठीक है, रीजन बिहाइंड शॉर्ट पीरियड प्रेसिडेंसी बताया तो देखो, 79 में तो मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी सर। सीएम साहब ने गद्दी छोड़ दी थी, तो कोई सीएम था ही नहीं, सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी। तो बिना माइनॉरिटी में तो, अगर असेंबली में माइनॉरिटी है तो वो सरकार चल नहीं सकती, तो रिजाइन करना पड़ा था गवर्नमेंट को। तो नया इलेक्शन हुए थे, इसलिए ये प्रेसिडेंसी लगी थी। और इतने कम ड्यूरेशन का क्या मतलब, 76 डेज की ये प्रेसिडेंट रूल था। इसमें दोबारा इलेक्शन कराए गए, फिर दोबारा सरकार बनी। ठीक है, 23 ओल्डेस्ट कौन सा है सर, बीसमार्क नगर, 30 किलोमीटर फ्रॉम द रोइंग। ये देखो, ये सारी लोकेशन जो मैंने अभी आपसे बताया ना, rowing.nic.in, ये वेबसाइट अगर कोई पढ़ के गया होगा तो यहाँ पर वही आपका ये बीसमार्क नगर वाला क्वेश्चन भी मेंशन्ड है। ठीक है, और एक आपका जो अभी हमने इससे पहले मेहाउ लेक डिस्कस किया था, ठीक है, मेहाउ लेक, वो भी आपको वही देखने को मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट, ये जो क्वेश्चन की लाइन है ना, डायरेक्ट वेबसाइट से उठ के आ रही है। ये जो भी क्वेश्चन की लाइन है, ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये लाइन मैंने नहीं बनाई है, ये आपकी जो वेबसाइट है ना, रोइंग की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से डायरेक्ट उठाइए ये लाइन, वहां पे एज इट इज यही लाइन लिखिए, तो क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। यूट्यूब में भी अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा। हाँ जी, फिर जब 1979 में प्रेसिडेंट रूल के बाद दोबारा गवर्नमेंट बनी थी, तब सीएम जेजोंग अपांग जी बने थे। हाँ जी, बिल्कुल अपलोड होगा, ये वाला जो लेक्चर है कल मॉर्निंग 9 AM तक अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट women to scale Mount Everest from Arunachal Pradesh? आंशु जामसेनपा, तिनेमेना, नियारी वैली, ओएम देवरी। बताइए सर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट women to scale Mount Everest from Arunachal Pradesh? क्या होगा सर करेक्ट आंसर? फर्स्ट women to scale Mount Everest from Arunachal Pradesh. ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज तिनेमेना। अब देखो, तिनेमेना का एक नाम चलता है, ताशी यांगजोंग का नाम चलता है, आशु जामसेनपा का नाम चलता है। ये तीन नाम जनरली आपका अरुणाचल जीके में देखने को मिल जाते हैं, तो तीनों में कंफ्यूजन भी होता है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, इसीलिए तीनों का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर वो पूछे फर्स्ट विमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो इट वाज तिनेमेना, फर्स्ट विमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट अगर वो पूछे 2021 में, ताशी यांगजोंग का नाम आया था 2021 में, जिन्होंने 2021 में पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द समिट इन 2021। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द समिट इन 2021, तब नाम आया था ताशी यांगजोम जी का। ताशी यांगजोम जी पे भी एक सवाल बना हुआ है अरुणाचल जी के में, आगे आएगा कि ताशी यांगजोम क्या है, माउंटेनियर है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और आंशु जामसेनपा कौन है,
Indian mountaineer and the first women in the world to scale the summit of Mount Everest twice in a season. ठीक है, यानी एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट स्केल करने वाली वो क्या है, दुनिया की पहली विमेन है। माउंटेनियर तो है वो, साथ ही साथ दुनिया का उन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, एक ही सीजन में 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। ठीक है, तो उनका नाम है आंशु जामसेनपा, and the fastest double summitter to do so within 5 days. It is also the fastest double ascent of the tallest crest by women. ठीक है, तो तीनों का मैंने स्पेसिफिकेशन बता दी कि तीनों मीना ने क्या किया है, ताशी यांगजोम ने क्या किया है, आंशु जामसेनपा ने क्या किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, 3 अलग अलग नाम है, उनके स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं हो रही है, बताइए सर, यहां तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ठीक है, सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं होता है, ऑब्वियसली नाम होता है, लेकिन हाँ इससे रिकॉर्ड भी बनते हैं, देश का भी तो नाम होता है कि हाँ हमारे देश में इतने दमदार लोग हैं, और एज ए विमेन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो विमेन एम्पावरमेंट को भी हाईलाइट करे कि देखो हाँ हमारे देश की औरतें इतनी मजबूत हैं कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, ये देश के लिए प्राइड के भी मोमेंट्स होते हैं। कल कोई पूछे आपके देश ने क्या किया है, 3 नाम गिना देना। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्किड इज लोकेटेड एट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, एप्पल ऑर्किड कहाँ पर लोकेटेड है, तवांग, पापम पारे, शेरगांव, दोईमुख। इसमें ये भी बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है, कई लोगों को कुछ लगता है बट है कुछ, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है, लेकिन हाँ जो ऑफिशियल आंसर की हम तो उसके हिसाब से चलेंगे सर। तो एप्पल ऑर्किड कहाँ पर लोकेटेड है, बिल्कुल आंख बंद करके शेरगांव, करेक्ट आंसर इज शेरगांव में। ठीक है, एप्पल ऑर्किड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, शेरगांव में। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द स्टेट वेयर मोर देन 42 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल आर ग्रोन। ठीक है, चलो जी, तो ये आपको कामिंग में देखने को मिल जाएगा। कामिंग के बारे में देखो, अगर आप देखो तो जो शुरू में 5 डिस्ट्रिक्ट थी अरुणाचल में, जो 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गई थी। ठीक है, 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गई थी, उनमें से एक थी आपका कामिंग। फिर 1980 में सर कामिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट कामिंग और वेस्ट कामिंग। फिर 1984 में वेस्ट कामिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मिनट, ये तिब्बत ये तवांग होगा। ठीक है, ये तवांग, ये मैं करेक्ट कर दूंगा, ये तिब्बत नहीं होगा, ये तवांग होगा। ठीक है, तो वेस्ट कामिंग को भी 1984 में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वेस्ट कामिंग एंड आपका तवांग। ठीक है, 1954 में फ्रंटियर डिवीजन बने थे, जिसमें एक था कामिंग फ्रंटियर डिवीजन, और इस कामिंग फ्रंटियर डिवीजन को कामिंग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था इन 1965। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये सारी आपकी वेस्ट कामिंग की प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है। वेस्ट कामिंग में जो आपका प्लेसेस हैं जो आपसे पूछ सकता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, जैसे आपका भालुकपोंग है, गोम्पा है, रूपा केव्स है, हॉट स्प्रिंग है, शांति है, जीआरएल मॉनेस्ट्री है, टिप्पी ऑर्किड सेंटर है, अपर दूबजार है, सेला पास है, नीचीपू है, जामिरी, मोरसिंग, दिरांग फोर्ट, भालुकपोंग के रुइंस ऑफ दिमाचुंग बेताली। ट्राइब्स कौन सी हैं वेस्ट कामेंग में आपको, मूनपाज है, मीचीज है, आकाज है, शेरदुकपेन है, खावा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्हीं पे सर बन जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्हीं पे बनते रहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपका प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट पूछता रहता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम निकाल के थोड़ा सा हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाएं और उसके जो टूरिज्म वाले सेक्शन में प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है ना, आप लोग देखो वहां से बिलोंग करते हो तो मेजोरिटी चीजें आपको पता होंगी,
जो नहीं पता होंगी उसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है कि अगर वो अगली बार एग्जाम में पूछ ले तो आप उनको बता पाओ। ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स तवांग टू पासीघाट? ये भी सर फायरमैन ने पूछा है। हाँ जी, अपना एरिया एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ है आपके एरिया में। Which among the following national highway connects Tawang to Pasighat? NH 115, NH 215, NH 713 या NH 13? बताइए सर। तवांग को पासीघाट। करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवे 13। ठीक है, अब देखो ये आपका नेशनल हाईवे 13, ये इधर से, ये देखो, ये आपका है, ये तवांग। ठीक है, यहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा है ये इस तरह से दिरांग, ये बोमडिला, ये सेपा, ये होज, फिर ये जीरो, ये इधर दापोरिजो, आलोंग। ठीक है, फिर ये इधर आपको क्या मिल गया, पासीघाट मिल गया। फिर ये दाम्बुक, रोइंग, फिर ये इस तरह से जाता जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको वाकरो तक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे ये एक ब्रांच इसकी ये 513 निकल गई, यिंगक्योंग जा रही है। बाकी जो मेन आपका ये जो हाईवे है ये कनेक्ट कर रहा है इधर आपका तवांग को और इधर आपका पासीघाट को। ठीक है, तो NH 13 सारी जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं, वेस्ट कामेंग से भी बने हैं, लोअर दिबांग वैली से भी बने हैं, और अभी और एग्जाम होंगे और जगह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये तवांग से पासीघाट को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज नेशनल हाईवे 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड ईरान भूगोम दोलुंग के बाद। ये भी देखो वेबसाइट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट की जो जिस डिस्ट्रिक्ट की ये काउंसिल है उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से उठाया हुआ सवाल है ये आपका। ठीक है, तो कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड ईरान बोगुम दोलुंग के बाद। हाँ जी, तो जो आदि ट्राइब्स है वो तो इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इज केबांग। तो जो आदि ट्राइब में आपको जाओगे तो वहां पर हर विलेज में एक विलेज काउंसिल होती है, उस विलेज काउंसिल को क्या कहा जाता है सर, केबांग कहा जाता है। तो वो जो पूरा गांव है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो विलेज काउंसिल करती है। ठीक है, उनके एक हेडमैन होते हैं, हेडमैन को क्या कहते हैं, गांव बूढ़ा या फिर गम। ठीक है, और बाकी के जो विलेज एल्डर्स होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितना भी वेलफेयर डेवलपमेंट काम है रिगार्डिंग विलेज वो कौन करवाता है, आपका ये विलेज काउंसिल नोन एज केबा। ठीक है, इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आदि। तो ये भी आपका वेबसाइट से उठाए हुए क्वेश्चन है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अरुणाचल प्रदेश टैब्लू won first prize in the Republic Day parade in this year for depicting yak dance। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, मतलब न्यूज थोड़ी सी पुरानी है, बट ये पूछी गई है 2023 में। ठीक है, फायरमैन के एग्जाम में। तो इनके कहना ये है कि भाई याक डांस को डिपिक्ट करते हुए रिपब्लिक डे परेड में एक टैब्लू अरुणाचल का भी निकला था। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे की परेड में क्या होता है, बहुत सारी झांकियां निकलती है, उनको अंग्रेजी में टैब्लू कहते हैं। तो हर साल कुछ स्टेट्स को फाइनलाइज किया जाता है, सारे स्टेट्स हर साल नहीं निकालते वो टैब्लू, हर साल टर्न बाय टर्न कुछ कुछ स्टेट्स फाइनल होते हैं, फिर वो स्टेट्स अपनी एक थीम चूज करते हैं, उस थीम के ऊपर वो उस टैब्लू को बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक टैब्लू अरुणाचल ने भी बनाया था
जिसमें वो याक डांस को डिपिक्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे, और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था उस साल। तो सवाल सिंपल इतना, वो कौन सी साल थी? हाँ जी सर। 2016 नहीं था, इट वाज 2017। ठीक है, ये आपका टैब्लू था, ये आपका टैब्लू था। इट वाज इन 2017। द याक डांस को शो करा था। याक डांस किससे रिलेटेड है? जो बुद्धिज्म का महायान सेक्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोसार फेस्टिवल होता है, लोसार फेस्टिवल में भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना? और उस साल नॉर्थ ईस्ट का तो जलवा था सर। सेकंड टैब्लू कौन था? त्रिपुरा का था। तो वहां पर जो होजागिरी रियान ट्राइबल डांस था उसको शो किया गया था। चलिए सर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन मतलब बिल्कुल मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 39। डैश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पीकॉक, हॉर्नबिल, पैरट या नन ऑफ द अबव? बताइए सर। डैश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पीकॉक, हॉर्नबिल, पैरट या नन ऑफ द अबव? नेट का अगर इशू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लेक्चर कल फिर आपका 9 बजे नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप इसको वहां भी देख सकते हैं ना। डैश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पीकॉक, हॉर्नबिल, पैरट, नन ऑफ द अबव? रियल भाई मूसू, आप आदि ट्राइब से हैं। अच्छी बात है। हाँ, इसमें तो सर क्या है, मतलब ये भी गलत कर रहे हो तो पेपर मत देने आना, ठीक है? अगर इसका भी आंसर गलत लिखो तो हॉर्नबिल। ठीक है। अच्छा, ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर देखो बता दी है। जो आपका देखो, कई लोग अभी भी स्टेट एनिमल में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना, स्टेट एनिमल सर आपका मिथुन है। ठीक है। साइंटिफिक नेम भूल जाते हैं कई लोग, खुशी खुशी में चौड़ चौड़ में। मेरे को तो याद है सर, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, लेकिन अगर पूछ ले साइंटिफिक नेम भटक जाते हैं। ठीक है। तो आपको साथ ही साथ साइंटिफिक नेम भी करते हुए चलना है। जैसे स्टेट एनिमल मिथुन है, ज्यादातर लोग जानते हैं, बट उसका साइंटिफिक नेम भूल जाते हैं, बोस फ्रंटालिस। स्टेट बर्ड बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, बिल्कुल सही बात जानते हैं, बट उसका साइंटिफिक नेम ब्यूसेरोस बिकॉर्निस। ठीक है। स्टेट ट्री हॉलुंग है, उसका साइंटिफिक नेम डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड है, उसका साइंटिफिक नेम रिंकॉस्टेलिस वेट्यूसा। और स्टेट बटरफ्लाई तो अभी रिसेंटली में 1-2 साल पहले ही बनाई गई है, तो दैट इज योर केसरे हिंद। ठीक है। तो स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट बटरफ्लाई, ये तो रट लेना अलॉन्ग विद योर साइंटिफिक नेम, पूछता रहता है। ठीक है सर। चलिए फिर, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी सर। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, ये जो क्वेश्चन थे अभी 29 तक, ये थे फायरमैन से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 और आगे के क्वेश्चन, ये किसके क्वेश्चन है सर? एमटीएस। अभी रिसेंट में जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना? अभी रिसेंट में एमटीएस 2023 जो आपका एग्जाम हुआ है, वो ये जनवरी में जो हुआ था। ठीक है, ये जनवरी वाला। अभी जो एमटीएस हो रहा है उसको सीएसएल 2023 कह रहा है ना, उससे नहीं कंफ्यूज होना कि सर ये तो क्या यही क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? तो बताओ सर, एमटीएस 2023 जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। Dash is a war monument built with stone by the Adis to fight against the Britisher in 1894 AD। हाँ जी सर। Dash is a war monument built with stone by the Adis to fight against the Britisher in 1894 AD।
ऑल राइट। ये भी वेबसाइट से उठाया हुआ कुछ, इसकी भी जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो बोंगल याको याकबो वार मेमोरियल, ठीक है, जो आदिज ने बिल्ड किया था। ये स्टोरी है सर थर्ड एंग्लो अबोर वार की, ठीक है, थर्ड एंग्लो अबोर वार की स्टोरी है। तो ब्रिटिशर्स जो अटैक कर रहे थे एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, तो उनसे बचने के लिए एक पूरा क्या कहते हैं, दीवारों से, वो क्या कहते हैं, दीवारें पूरा एक तरीके से ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया गया था ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर अटैक ना कर पाए। तो ये कहानी सर 1894 की है, ठीक है। तो जो जगह है वो जगह है बोंगल याकपो। तब आदिज फॉट अ फियर्स बैटल एट बोंगल याकपो ऑन जनवरी 21, 1894, ठीक है। तो उसी चीज को मेमोराइज करने के लिए, उसी चीज को याद करने के लिए यहाँ पर आपका एक वार मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से ये वॉर मेमोरियल आप देखोगे क्रिएट किया गया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट डिपिक्ट्स द थर्ड एंग्लो अबोर वॉर, ठीक है सर। तो ये वॉर मॉन्यूमेंट 1894 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट के दौरान बनाया गया था और इसका नाम क्या है? बोंगल याको, ठीक है जी। कौन सी वेबसाइट? हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है। मैं ये कह रहा हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है। तो वहां पर जो टूरिज्म वाला सेक्शन है, उसमें जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, वहां पर कई सारी लोकेशंस लिखी हुई हैं जो विजिट की जा सकती हैं इन दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, काफी क्वेश्चन बने हैं। तो वही चीजें जो वेबसाइट पे लिखी एज इट इज आपके एग्जाम में उठा के पूछ ली गई है, ठीक है ना। तो इन जनरल एक वेबसाइट की बात नहीं है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनको आपको जाके एक बार विजिट जरूर करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने ऑलरेडी 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन सर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें क्वेश्चन नंबर 38 तक है, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिली है उसमें क्वेश्चन नंबर 38 तक है। उसमें अभी हम लोग और एड ऑन करेंगे, ठीक है। अभी जो और भी अदर अदर आपके अरुणाचल में एग्जाम्स हुए हैं, मैं उसको भी एड ऑन कर रहा हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अरुणाचल एपीएसएसबी की वेबसाइट पे जितने भी पेपर्स हैं उसमें अरुणाचल जीके के क्वेश्चन, एपीपीएससी में जो भी अरुणाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उसका एक पूरा कंपाइलेशन हम बनाएंगे और ये सीरीज आपका कंटिन्यू आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप जो भी एग्जाम देते जाओगे तो उसमें इसकी मजबूती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है सर। तो ये काम आपका चलता रहेगा, उसका आपको हेडेक नहीं लेनी है। तो यहाँ तक तो आज हम लोगों ने कर लिया, इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक कर देंगे, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, है ना। और मेन चीज अब देखो, अब आपका एग्जाम नजदीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मेहनत करते आए हो तो डेफिनेटली स्कोर करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चंस कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या पूछ लेगा, अगर ये पैनिकनेस हो रही है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, तो अरुणाचल एपीएसएसबी की वेबसाइट पे चले जाओ, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने से आपको खुद आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको एपीएसएसबी जीके के सारे पीवाईक्यू 445 क्वेश्चन की लिस्ट दी है सर, उसमें भी और एड ऑन होंगे, ठीक है। तो वो 445 क्वेश्चन की पीडीएफ लगा लो सर, 270 तक के आंसर्स दिए हुए हैं। पहले वो 270 क्वेश्चन आपको इतना हेल्प कर देंगे कि आइडिया लेने में कि हाँ कि किस तरह से पेपर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो 270 क्वेश्चन मतलब आपने 5 टेस्ट प्रिपेयर कर लिए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर पैनिकनेस हो रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिंपल मैं इतना कहूंगा, ठीक है। अगर पैनिक हो रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और पहली बात तो सिंपल अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बहुत तो आएंगे ही आएंगे कितना भी आप पढ़ लो। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो और मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। जीके तो सर बस ये पढ़ना रिवीजन करना है, ठीक है।
लेकिन जो मैथ्स और इंग्लिश है उसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जाम में फायदा उसका देखने को मिलेगा। ठीक है सर, चलिए फिर इसके आगे की कहानी अगली एग्जाम में देखेंगे। नेक्स्ट एलडीसी यूडीसी अगली साल ही होगा, अभी तो कोई भी वो नहीं आया उसका नोटिफिकेशन, तो हम कैसे कह सकते हैं कब होगा। ठीक है, देखते हैं सर, अभी तो फरवरी में आपका हो स्टेनोग्राफर ही है। पीवाईक्यू से भी दो तीन तो आ ही जाएगा, हाँ इतना आ जाता है, दो तीन तो आ ही जाता है, 200-250 क्वेश्चन लगाओगे तो दो तीन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, घुस ही जाएगा। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू लगाने का पर्पज होता है कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपसे क्वेश्चन पूछ किस टाइप के रहा है। ठीक है, किस टॉपिक पे पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, वो क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है पीवाईक्यू। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर पीवाईक्यू करनी चाहिए कि नहीं, तो पीवाईक्यू तो बैकबोन होते हैं सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कुछ भी करो ना करो पीवाईक्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो करने ही करने हैं। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।